नमस्ते दोस्तों। आज देश की सबसे बड़ी अदालत भारत का सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह कोई आम मामला नहीं है। वजह है तमिलनाडु की डीएमके सरकार, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सोच और सुप्रीम कोर्ट की उस सख्ती का टकराव जिसने ये साफ कर दिया कि भारत का संविधान किसी भी राजनीतिक पार्टी की सुविधा के अनुसार नहीं चलता। ये कहानी है उस दिन की जब कोर्ट नंबर 1 में कानून की भाषा की जगह राजनीति का शोर सुनाई देने लगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। दोस्तों, मामला जुड़ा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी से। यूजीसी वो संवैधानिक संस्था है जो देश के विश्वविद्यालयों के लिए नियम तय करती है। इन्हीं नियमों के तहत ये तय होता है कि विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा और किस प्रक्रिया से होगी। लेकिन तमिलनाडु की डीएमके सरकार, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कर रहे हैं, इन नियमों से संतुष्ट नहीं थी। डीएमके सरकार चाहती थी कि राज्य सरकार को वाइस चांसलर की नियुक्ति में पूरा नियंत्रण मिले। इसी इरादे से तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में कुछ नए कानून पास किए जिनके जरिए राज्यपाल और यूजीसी की भूमिका को सीमित करने की कोशिश की गई। ये वही डीएमके है जो खुद को संघवाद का सबसे बड़ा रक्षक बताती है, लेकिन जब नियम उसकी सत्ता में बाधा बनते हैं तो वही डीएमके संविधान की सीमाएं लांघने से भी नहीं हिचकती। मद्रास हाईकोर्ट ने मई 2025 में इन कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार के बनाए गए कानून यूजीसी के नियमों से टकराते हैं और प्रथम दृष्टया असंवैधानिक लगते हैं। लेकिन डीएमके सरकार ने इस फैसले को मानने की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां से शुरू हुआ असली टकराव। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही थी। इस बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोमालिया बागची और जस्टिस विपुल पंचोली। तमिलनाडु सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट और डीएमके के राज्यसभा सांसद पी विल्सन पेश हो रहे थे। केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे। मूल याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर वकील डीएस नायडू बहस कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के आदेश पर सवाल उठाए और कहा कि बिना राज्य सरकार को पूरा मौका दिए अंतरिम रोक लगा देना उचित नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की अंतरिम रोक को हटाते हुए निर्देश दिया कि 6 हफ्तों के भीतर इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया जाए। डीएमके सरकार के वकीलों, जिनमें पी विल्सन और अभिषेक मनु सिंह भी शामिल थे, ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक कोई नई वाइस चांसलर नियुक्ति नहीं की जाएगी। यहाँ तक सब ठीक था। कोर्ट का माहौल संयमित था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत शांत थे, लेकिन असली ड्रामा अगले ही दिन शुरू हुआ। अगली सुनवाई में जैसे ही बहस शुरू हुई, डीएमके सरकार के वकील पी विल्सन का लहजा अचानक बदल गया। उन्होंने यूजीसी की भूमिका पर तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। हाईकोर्ट के फैसले पर आक्रामक टिप्पणियां की गईं। बहस कानूनी कम और राजनीतिक ज्यादा लगने लगी। आवाजें ऊंची होने लगी। कोर्ट रूम में वो माहौल बनने लगा जो आमतौर पर विधानसभा या राजनीतिक रैली में दिखाई देता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कोई टीवी डिबेट नहीं है। यहाँ शोर से नहीं, तर्क से बात होती है। लेकिन पी विल्सन की बहस लगातार उग्र होती चली गई। वो बार बार यूजीसी को केंद्र सरकार का हथियार बताने लगे। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि राज्य सरकार को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। ये वही डीएमके है जो हर मुद्दे को केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई बनाकर पेश करती है। जैसे जैसे बहस का स्तर गिरता गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का धैर्य जवाब देने लगा। आखिरकार उन्होंने सख्त लहजे में हस्तक्षेप किया और कहा, कृपया ये याद रखें कि आप विधानसभा में नहीं हैं। ये कोर्ट नंबर 1 है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, ये एक संवैधानिक चेतावनी थी। चीफ जस्टिस ये साफ कर रहे थे कि अदालत की गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे सामने कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी वकील हो। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी की भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है। कांग्रेस और डीएमके तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार चला रही है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सड़क पर प्रदर्शन, तो कभी जजों की नीयत पर सवाल। ऐसे में डीएमके के इस रवैये पर कांग्रेस की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ये वही कांग्रेस है जिसने आपातकाल के दौरान न्यायपालिका को झुकाने की कोशिश की थी। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता आज भी अदालतों को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। डीएमके और कांग्रेस की ये जोड़ी जब सत्ता में होती है तो संस्थाओं को चुनौती देती है, और जब सत्ता से बाहर होती है तो उन्हीं संस्थाओं का सहारा लेती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये टकराव एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अगर राजनीतिक पार्टियां अदालत को भी अपना अखाड़ा बना लेंगी तो आम आदमी कहाँ जाएगा? अगर वकील भी पार्टी प्रवक्ता की तरह व्यवहार करेंगे तो न्याय का क्या होगा? चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सख्ती ने यह साबित कर दिया कि भारत की न्यायपालिका अभी भी मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां इससे कोई सबक लेंगी, या फिर अगली बार किसी और संस्था पर हमला किया जाएगा? देश को यह तय करना होगा कि उसे संविधान चाहिए या राजनीतिक अराजकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपना संदेश दे दिया है। अब बारी जनता की है और बारी राजनीति की है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सवाल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। क्या राजनीतिक दलों को यह भ्रम हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके सत्ता संघर्ष का हिस्सा है? क्या अदालतें अब सरकारों की सुविधा के अनुसार चलेंगी, या फिर संविधान की वही पुरानी सख्त लेकिन निष्पक्ष व्यवस्था कायम रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में हुई ये बहस सिर्फ डीएमके सरकार और यूजीसी के बीच का मामला नहीं रही, बल्कि ये एक नजीर बन गई कि अदालत अपनी सीमाओं से बाहर किसी को जाने नहीं देगी।
तमिलनाडु की डीएमके सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि राज्य के अधिकारों में दखल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कई बार सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संघवाद का मतलब ये होता है कि संवैधानिक संस्थाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए। यूजीसी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह संसद द्वारा बनाई गई संस्था है जिसके नियम पूरे देश में लागू होते हैं। अगर हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार नियम बदलने लगे तो शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसी बिंदु पर जोर दिया। अदालत ने साफ संकेत दिए कि राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन वे केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों से टकरा नहीं सकती। यही वजह है कि कोर्ट बार बार इस बात को दोहराता रहा कि प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। लेकिन डीएमके सरकार के वकील इस कानूनी सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय बहस को राजनीतिक रंग देने में लगे रहे। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी बेहद दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस खुद को संविधान और लोकतंत्र की रक्षक बताती है, दूसरी तरफ जब उसके सहयोगी न्यायपालिका की मर्यादा लांघते हैं तब वो चुप्पी साध लेती है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता कभी कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर बयानबाजी करते हैं। डीएमके के वकील द्वारा कोर्ट में अपनाए गए रवैये पर कांग्रेस की चिप्पी ये बताती है कि गठबंधन की राजनीति में सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये टकराव एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अगर राजनीतिक पार्टियां अदालत को भी अपना अखाड़ा बना लेंगी तो आम आदमी कहां जाएगा। अगर वकील भी पार्टी प्रवक्ता की तरह व्यवहार करेंगे तो न्याय का क्या होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सख्ती ने यह साबित कर दिया कि भारत की न्यायपालिका अभी भी मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां इससे कोई सबक लेंगी या फिर अगली बार किसी और संस्था पर हमला किया जाएगा। देश को यह तय करना होगा कि उसे संविधान चाहिए या राजनीतिक अराजकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपना संदेश दे दिया है, अब बारी जनता की है और बारी राजनीति की है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सवाल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। क्या राजनीतिक दलों को यह भ्रम हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके सत्ता संघर्ष का हिस्सा है। क्या अदालतें अब सरकारों की सुविधा के अनुसार चलेंगी या फिर संविधान की वही पुरानी सख्त लेकिन निष्पक्ष व्यवस्था कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में हुई ये बहस सिर्फ डीएमके सरकार और यूजीसी के बीच का मामला नहीं रही, बल्कि ये एक नजीर बन गई कि अदालत अपनी सीमाओं से बाहर किसी को जाने नहीं देगी। तमिलनाडु की डीएमके सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि राज्य के अधिकारों में दखल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कई बार सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संघवाद का मतलब यह होता है कि संवैधानिक संस्थाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए। यूजीसी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह संसद द्वारा बनाई गई संस्था है जिसके नियम पूरे देश में लागू होते हैं। अगर हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार नियम बदलने लगे तो शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसी बिंदु पर जोर दिया। अदालत ने साफ संकेत दिए कि राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन वे केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों से टकरा नहीं सकती। यही वजह है कि कोर्ट बार बार इस बात को दोहराता रहा कि प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। लेकिन डीएमके सरकार के वकील इस कानूनी सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय बहस को राजनीतिक रंग देने में लगे रहे। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी बेहद दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस खुद को संविधान और लोकतंत्र की रक्षक बताती है, दूसरी तरफ जब उसके सहयोगी न्यायपालिका की मर्यादा लांघते हैं तब वो चुप्पी साध लेती है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता कभी कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर बयानबाजी करते हैं। डीएमके के वकील द्वारा कोर्ट में अपनाए गए रवैये पर कांग्रेस की चुप्पी ये बताती है कि गठबंधन की राजनीति में सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये टकराव एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अगर राजनीतिक पार्टियां अदालत को भी अपना अखाड़ा बना लेंगी तो आम आदमी कहां जाएगा। अगर वकील भी पार्टी प्रवक्ता की तरह व्यवहार करेंगे तो न्याय का क्या होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सख्ती ने यह साबित कर दिया कि भारत की न्यायपालिका अभी भी मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां इससे कोई सबक लेंगी या फिर अगली बार किसी और संस्था पर हमला किया जाएगा। देश को यह तय करना होगा कि उसे संविधान चाहिए या राजनीतिक अराजकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपना संदेश दे दिया है, अब बारी जनता की है और बारी राजनीति की है।